नमस्कार दोस्तों, शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। असफलता में ही सफलता का बीज छुपा है। असफल होने का यह तात्पर्य कदापि नहीं कि हम जीवन में सफल नहीं होंगे। असफलता को सीढ़ी मानिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। इन्हीं विचारों के साथ आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनुस्वार, अनुनासिक एवं नुक्ता। अर्थात हिंदी की बिंदी, हिंदी की बिंदी, इसको आप कह सकते हैं। अब स्लोगन में बना सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की बिंदी, यानी हिंदी में जो बिंदी का प्रयोग होता है वो किन किन रूपों में होता है। सबसे पहले हम अनुस्वार को देखेंगे। हिंदी के अनुसार हम यहाँ चल रहे हैं, क्योंकि यदि हमने संस्कृत को लिया तो थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। संस्कृत में अनुस्वार के लिए सूत्र है मो अनुस्वार, अर्थात किसी भी व्यंजन के पहले आने वाला जो म शब्द है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर हम हिंदी के अनुसार देखेंगे। हिंदी में अनुस्वार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु, ध्वन, स्वर, अर्थात जो स्वर के पश्चात है, स्वर के पश्चात आने वाला व्यंजन। यहाँ पे अनुस्वार को व्यंजन माना गया, यानी ऐसा व्यंजन जो स्वर के बाद आता है। इसीलिए देखिए, आपने वर्णमाला में देखा होगा अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आहा, तो अंग जो है वही अनुस्वार है, ठीक है ना। इसका चिन्ह है ऊपर एक बिंदी, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण यानी क का ग अंग, इय, अड़, न एवं म, ये जो पंचम वर्ण है इन्हीं को बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि बिंदी तो सब में एक ही है, कहीं म के रूप में उसका उच्चारण होता है, कहीं न के रूप में होता है, कहीं अड़ के रूप में होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी नियम है, जब जहां पर बिंदी का यानी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है उसके आगे जो व्यंजन आया है, उसके आगे जो व्यंजन आया है, जैसे क वर्ग का व्यंजन आया है तो वहां अंग उच्चारण होगा। च वर्ग का व्यंजन आया है तो वहां इया का उच्चारण होगा। ट वर्ग का व्यंजन आया है तो वहां अड़ का उच्चारण होगा। त वर्ग का व्यंजन आया है तो वहां न का उच्चारण होगा। और प वर्ग का व्यंजन आया है तो वहां म का उच्चारण होगा। ये ध्यान देने योग्य बात है। जैसे आप उदाहरण के साथ देख सकते हैं, जैसे गंगा है तो गंगा को शुद्ध में आप देखते हैं, यहाँ पे ग यानी अनुस्वार के बाद ग वर्ण है तो क ख ग घ अंग। ग क वर्ग का है तो यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये शुद्ध रूप संस्कृत में ऐसे ही लिखा जाता है। दूसरा शब्द आप देख लीजिए, चंचल। चंचल में च वर्ग है तो इया आएगा तो इसका शुद्ध रूप होगा चंचल, ऐसे भी लिखा जाएगा तो इसको गलत नहीं माना जाएगा। व्यंजन ज च छ ज झ इया, व्यंजन ऐसे भी लिखा जाता है, आपने देखा होगा, प्रयोग में आता है, ठीक है ना। झंडा ट ठ ड ढ अड़, झंडा का प्रयोग आपने ऐसे भी देखा होगा, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। गंदा त थ द ध न, गंदा ऐसे भी लिखा जाएगा। हिंदी, हिंदी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही शुद्ध मानी जाती है, ठीक है। कंबल
कंबल का प्रयोग आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये ब वर्ग का है, प वर्ग का है कंबल। और भी बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं जिससे आप अनुस्वार का ये जो नियम है इसको आप आराम से समझ सकते हैं। कुछ अपवाद है जहां पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, वह एक नियम है, उसको आप याद कर लीजिए। जैसे वर्ग का, किसी भी वर्ग का यदि पंचम वर्ग अनुस्वार वर्ण, किसी भी वर्ग का यदि पंचम वर्ण अनुस्वार के बाद आता है और य, र, ल, व, ह ये वर्ण आते हैं अनुस्वार के बाद, तो वहां पे अनुस्वार नहीं होता, यानी पंचम वर्ण का ही प्रयोग होता है। पंचम वर्ण के बाद कोई भी पंचम वर्ण आता है या तो य, र, ल, व आता है तो वहां पर पंचम वर्ण का ही प्रयोग होता है, वो अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होता। जैसे वांग्मय, वांग्मय ऐसे ही लिखा जाएगा। चिन्मय, क्योंकि इसके बाद पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण यूज हुआ है, ठीक है। प्रसन्न, दो बार नहीं का ही यूज हुआ है लेकिन ये भी पंचम वर्ण है। मान्यता, यह का यूज हुआ है तो यहाँ पे यह बिंदी में परिवर्तित नहीं होगा। समन्वय, ठीक है। कन्हैया, ये अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होते पंचम वर्ण, इनके आगे यदि पंचम वर्ण और य, र, ल, व, ह का प्रयोग होता है। इस प्रकार अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है ये हमने समझा। अब अगला टॉपिक है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक स्वर है, अनुनासिक को हिंदी में स्वर माना गया है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन नासिका, यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण मुख एवं नासिका दोनों के द्वारा होता है तो वे अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे आ, ए, ऐ, ओ, आओ, है ना, तो ये अनुनासिक कहलाता है और इसका जो चिन्ह है वो चंद्र बिंदी है, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं। जब शिरोरेखा वाली मात्रा होगी तो वहां चंद्र बिंदी नहीं लगेगा बल्कि केवल बिंदी अनुस्वार का स्वर ही लगेगा। और जहां पर शिरोरेखा वाली मात्रा नहीं होगी, नीचे यानी छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा, अ की मात्रा, आ की मात्रा, इन जगहों पे ये चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। ये नियम है, इसमें भी ये दो नियम है, इसका ध्यान दीजिए। जैसे आप देखिए चांद, आंख, ऊंट, गांव, बांसुरी, ठीक है, यहां पे चंद्र बिंदी का प्रयोग होगा। और जहां पर शिरोरेखा वाले स्वर आएंगे वहां पर नहीं होगा। जैसे नहीं, मैं, गोंद, और भी बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। जहां पर शिरोरेखा वाली मात्रा होगी तो वहां पे केवल अनुस्वार बिंदी का प्रयोग होगा, चंद्र बिंदी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इस तरह हमने अनुनासिक के बारे में भी समझा। एक बिंदी और हम यूज करते हैं जिसको हम नुक्ता बोलते हैं, ठीक है। नुक्ता व्यंजनों के नीचे लगाने वाली बिंदी है, ठीक है। ये कहाँ लगती है, छोटी सी बात है, जो अरबी एवं फारसी से व्यंजन हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। कौन कौन से व्यंजन आए हैं, क, ख, ग, ज, फ, इन ख, ख, ग, ज, फ, इनका उच्चारण इस तरह होता है, ख, ख, ग, ज, फ, ठीक है। तो इनमें जो नीचे बिंदी लगती है उनको हम नुक्ता बोलते हैं। इस प्रकार हमने हिंदी की बिंदी के विषय में जाना। आज की कक्षा यही पूर्ण होती है। अगली कक्षा में हम फिर नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।